हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बी फर्स्ट सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान के आधार पार्ट 1 जिसका एग्ज़ाम कल 9 जनवरी को 2 बजे होने वाला है। 2 से 5 का टाइम है। अगर आप कहेंगे तो मैं टाइम टेबल का भी फ़ोटो पोस्ट कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इकाई 2 से। आज हम इकाई 2 व इकाई 4 को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, राजनीति विज्ञान पर इतिहास के कोई 2 प्रभावों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, इतिहास ने राजनीति विज्ञान को निम्न प्रकार से प्रभावित किया है। पहला, इतिहास राजनीति विज्ञान का आधार है। इतिहास विगत की राजनीतिक घटनाओं व तथ्यों का ऐसा संग्रह है जिससे राजनीति विज्ञान को अपने सिद्धांतों के निर्धारण में पर्याप्त सहायता मिलती है। 2, इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। अतीत के राजनीतिक कार्यों के परिणाम एवं प्रभाव का विवरण इतिहास में मिलता है। राजनीति क्षेत्र की इन घटनाओं को प्रयोग कहा जाता है और इतिहास को प्रयोगशाला कहा जाता है। इस प्रकार इतिहास राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी को सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्रश्न 2, राजनीति विज्ञान पर अर्थशास्त्र के कोई 2 प्रभाव बताइए। उत्तर, राजनीति विज्ञान पर अर्थशास्त्र के प्रभाव निम्न प्रकार है। पहला, आर्थिक लोकतंत्र के अभाव में राजनीतिक लोकतंत्र व्यर्थ है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब तक आर्थिक रूप से उन्नति संभव नहीं हो तो वह देश राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ नहीं हो सकता है। राजनीतिक कानूनों तथा नीतियों के पीछे आर्थिक उद्देश्य जिम्मेदार होते हैं, जिनके आधार पर ही सरकार कानूनों व नीतियों का निर्माण व निर्धारण करती है। लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, राजनीति विज्ञान व दर्शन शास्त्र के आपसी संबंधों को स्पष्ट करें। उत्तर, दर्शन शास्त्र जीवन और जगत की प्रकृति और उसके मूल संबंधी मानव की खोज से संबंधित शास्त्र है। यह उन सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिनका प्रतिपादन सृष्टि, जीवन और जगत के संबंध में किया गया है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले राजनीतिक जीवन और राजनीतिक विश्व उस विश्व का ही भाग है जिसकी प्रकृति और जिसकी मूल की खोज के अध्ययन का विषय है। इस दृष्टि से इन दोनों विषयों का परस्पर संबंध होता है। राजनीति विज्ञान व दर्शन शास्त्र के मध्य संबंध। पहला, उद्देश्यों के आधार पर। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य इस बात की खोज करना है कि सृष्टि क्या है, विश्व क्या है, इन सब के मूल में क्या है। दर्शन शास्त्र एक अध्ययन है जिसका उद्देश्य है कि सृष्टि क्या है, विश्व क्या है और इन सब के मूल में क्या है, इसकी खोज करना। और राजनीति विज्ञान का उद्देश्य भी राज्य और राजनीतिक जीवन के स्वरूप, उसके मूल की खोज करना है। ये दोनों ही विषय अपने अध्ययन विषय के मूल और उसकी प्रकृति का अध्ययन करने के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रकार दोनों विषयों का उद्देश्य समान है। 2, अध्ययन के स्वरूप के आधार पर। दर्शन शास्त्र सैद्धांतिक और वैचारिक अध्ययन का विषय है। जीवन की प्रकृति और उसका मूल तत्व, चेतना, अचेतन, द्वैतवाद आदि उसके अध्ययन विषय के प्रमुख तत्व हैं। यद्यपि राजनीति विज्ञान का समस्त अध्ययन विषय मात्र सैद्धांतिक और वैचारिक नहीं है और आज राजनीति विज्ञान में व्यवहारिक राजनीति के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है, लेकिन आज भी सैद्धांतिक अध्ययन इस विषय के संपूर्ण अध्ययन का एक प्रमुख भाग बना हुआ है। राज्य की उत्पत्ति, राज्य का उद्देश्य, स्वतंत्रता, समानता, विधि, संप्रभुता और ऐसी अनेक राजनीतिक धारणाओं और राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन
इस विषय में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 3. अध्ययन पद्धति के आधार पर। दर्शन शास्त्र की अध्ययन पद्धति दार्शनिक है। राजनीति विज्ञान की 2 अध्ययन पद्धतियां हैं। पहली आनुभाविक वैज्ञानिक पद्धति तथा दूसरी दार्शनिक पद्धति, जिसका प्लेटो, थॉमस मूर, रूसो, हीगल, ग्रीन तथा बोसांख्य आदि ने प्रमुख रूप से प्रयोग किया है। अतः दोनों में यह पद्धति समान रूप से प्रयुक्त की जाती है। प्रश्न 2. राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। उत्तर: राजनीति विज्ञान तथा समाज शास्त्र में संबंध। समाज शास्त्र सभी सामाजिक शास्त्रों की जड़ है। समाज शास्त्र जो जितने भी सामाजिक शास्त्र हैं उनकी जड़ समाज शास्त्र है। समाज शास्त्र सामाजिक समुदाय, जीवन, विचारों, संगठन इत्यादि का क्रमबद्ध ज्ञान है। यह सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन करता है। सामाजिक जीवन के पहलुओं में आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी पहलू शामिल हैं। अतः समाज शास्त्र इनके मूल तत्वों का अध्ययन करता है। 19वीं शताब्दी में समाज शास्त्र के जन्मदाता ऑगस्ट कॉम्टे ने समाज के अध्ययन को विभिन्न विषयों में बांटने के बजाय एक ही विषय समाज शास्त्र के अंतर्गत रखने का सुझाव दिया। किंतु 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के आरंभ में विभिन्न सामाजिक विज्ञान अस्तित्व में आए। समाज शास्त्र से उनका संबंध अवश्य है, क्योंकि प्रत्येक सामाजिक शास्त्र समाज शास्त्र का ही अंग मात्र है। समाज शास्त्र मानव के राजनीतिक पहलू का भी अध्ययन करता है, क्योंकि यह उसके सामाजिक जीवन का एक पहलू है। इसलिए राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र का आपसी संबंध है। राजनीति विज्ञान पर समाज शास्त्र का प्रभाव। राजनीति विज्ञान पर समाज शास्त्र के मुख्य प्रभाव निम्न है। पहला, जो संबंध राज्य तथा समाज में है वही संबंध राजनीति विज्ञान तथा समाज शास्त्र में है। राजनीति समाज की सेवा करने वाली संस्था मानी जाती है और यह समाज के विकास की एक निश्चित दशा में उभरती है। अतः समाज के विकास के नियमों को जाने बिना राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। पिछले 20 से 25 वर्षों में राजनीति में व्यवहारवाद के विकास के साथ साथ समाज शास्त्र का राजनीति विज्ञान पर प्रभाव काफी बढ़ गया है। मानव का राजनीतिक व्यवहार समाज की परिस्थितियों एवं प्रक्रियाओं द्वारा प्रभावित होता है। राजनीतिक व्यवहार समझने के लिए नागरिकों का राजनीतिक सामाजिकरण तथा समाज की राजनीतिक परंपराएं जानना आवश्यक है। इसलिए समाज शास्त्र की अध्ययन पद्धति को काफ़ी हद तक राजनीति विज्ञान में शामिल किया गया है। व्यवहारवाद के उदय के पश्चात राजनीति विज्ञान तथा समाज शास्त्र अत्यधिक संबंधित हो गए हैं। साथ ही समाज शास्त्र का प्रभाव राजनीति विज्ञान पर पड़ा है। तीसरा, समाज शास्त्र का राजनीति विज्ञान पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि राजनीति विज्ञान की एक नई शाखा स्थापित कर ली गई है। इसका नाम राजनीतिक समाज शास्त्र रखा गया है। यह कहा जाता है कि आजकल राजनीति का समाजीकरण और समाज का राजनीतिकरण हो गया है। इस प्रकार दोनों विषय एक दूसरे में मिश्रित हो गए हैं। इस मिश्रित रूप का अध्ययन राजनीति समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समाज शास्त्र पर राजनीति विज्ञान का प्रभाव। समाज पर राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रभाव निम्न हैं। वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य के उदय हो जाने की वजह से राज्य तथा राजनीति समाज के प्रत्येक क्षेत्र में फैल चुकी है। समाज के समस्त सवाल, समस्त पहलू किसी न किसी रूप से राज्य तथा राजनीति से जुड़े हुए हैं। समाज की प्रत्येक संस्था
राजनीति से प्रभावित है। दूसरा, राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र को वे तथ्य प्रदान करता है जिनकी सहायता से समाजशास्त्र समाज के राजनीतिक जीवन का कुशलतापूर्वक अध्ययन करता है। राज्य की उत्पत्ति, संगठन व कार्य आदि का ज्ञान समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान से ही करता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र व राजनीति विज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। उनकी पारस्परिक घनिष्ठता के संबंध में गिडिंगस ने कहा है, समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अनजान व्यक्ति को राजनीति शास्त्र पढ़ाना वैसा ही है जैसा कि न्यूटन के गति संबंधी नियमों से अनजान व्यक्तियों को अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ाना। प्रश्न 3, राजनीति विज्ञान और इतिहास के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। उत्तर, राजनीति विज्ञान तथा इतिहास के मध्य संबंध। इतिहास मानव समुदाय, समाज, राज्य और अन्य संस्थानों के उदय, विकास तथा पतन का वैज्ञानिक अध्ययन है। इतिहास क्या है? इतिहास मानव समुदाय, समाज, राज्य और अन्य संस्थानों के उदय, विकास तथा पतन का वैज्ञानिक अध्ययन ही इतिहास है। मानव सभ्यता तथा संस्कृति किन किन दौर से गुजरी, कैसे, क्यों गुजरी, इसका अध्ययन इतिहास है। इतिहास मानव सभ्यता तथा संस्कृति का सभ्यताओं के बारे में आपने अध्ययन किया होगा। जो पुराने सभ्यताएं हैं जैसे मोहनजोदड़ो आदि। मानव सभ्यता तथा संस्कृति किन किन दौर से गुजरी, पहले क्या क्या हुआ, उनका दौर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका अध्ययन इतिहास है। इतिहास काल भूतकाल का आईना है। भूतकाल कहो चाहे इतिहास कहो, बात एक ही है। इतिहास को भूतकाल का आईना कहा गया है, जिसके द्वारा हम घटनाओं के कारण, घटनाएं क्यों हुई तथा प्रभाव के संबंधों का पता लगाने का प्रयास करते हैं कि उनका प्रभाव क्या हुआ, क्या घटना हुई और उस घटना का क्या प्रभाव हुआ। इस संबंध का, इस सभी प्रश्नों का पता लगाने का प्रयास करते हैं। किसके द्वारा? इतिहास के द्वारा। इतिहास हमें सामाजिक विज्ञान के नियमों की जानकारी देता है। राजनीति विज्ञान तथा इतिहास परस्पर पूरक है। सीले की शब्दों में, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान की कोई जड़ नहीं और राजनीति बिना इतिहास का कोई फल नहीं। फ्रीमैन ने दोनों विषयों की घनिष्ठता को स्वीकार करते हुए कहा है, इतिहास अतीत की राजनीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अर्थात इतिहास को अतीत की राजनीति अर्थात पहले भूतकाल में कौन सी राजनीति चलती थी, इतिहास को वह कहा है, तथा राजनीति वर्तमान इतिहास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजनीति क्या है? वो वर्तमान इतिहास के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः दोनों विषयों की पारस्परिक प्रभावशीलता का अवलोकन आवश्यक है। दोनों ही विषय परस्पर पूरक हैं, उनकी परस्पर प्रभावशीलता का अवलोकन करना चाहिए या करना आवश्यक है। इतिहास का राजनीति विज्ञान पर प्रभाव। इतिहास ने राजनीति विज्ञान को निम्न प्रकार प्रभावित किया है। पहला, इतिहास राजनीति विज्ञान का आधार है। राजनीति विज्ञान का आधार क्या है? इतिहास। इतिहास विगत की राजनीतिक घटनाओं व तथ्यों का एक ऐसा संग्रह है जिससे राजनीति विज्ञान को अपने सिद्धांतों के निर्धारण में पर्याप्त सहायता मिलती है। लॉर्ड एक्टन ने कहा है, राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसे इतिहास की धारा नदी की रेत में स्वर्ण कणों की भांति संग्रह करती है। विज्ञान इतिहास का मूल्यांकन अनुभव है जिससे राजनीतिक संस्थाओं को सत्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। 2. इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है। अतीत के राजनीतिक कार्यों के परिणाम एवं प्रभाव का विवरण
इतिहास में मिलता है। राजनीतिक क्षेत्र की इन घटनाओं को प्रयोग कहा जाता है और इतिहास को प्रयोगशाला। उदाहरण के लिए भारत में जब भी केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई, भारत की आज़ादी को खतरा हुआ है। इसलिए संविधान में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। अतीत के प्रमाण वो भविष्य को सुंदर बनाने में सहायक होते हैं। इतिहास राजनीति के विद्यार्थियों को सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। राजनीति विज्ञान का इतिहास पर प्रभाव। राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का अध्ययन फलदायी नहीं हो सकता। राजनीतिक विचारधाराएं, आंदोलन, क्रांतियां तथा शासन व्यवस्थाएं ही इतिहास के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। राजनीतिक घटनाओं के उल्लेख तथा विश्लेषण के बिना इतिहास सहज एक सस्ता साहित्य रह जाता है, जिसका उद्देश्य मनोरंजन करना तो हो सकता है, ज्ञान वृद्धि करना नहीं। अतः राजनीति विज्ञान का इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः दोनों विषय एक दूसरे के सहायक व अनुपूरक है तथा अंतर संबंधित है। प्रश्न 4, राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र के मध्य संबंधों का वर्णन कीजिए। उत्तर, राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र के मध्य संबंध। राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र में परस्पर अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। मैकेंजी का कथन है, नीति शास्त्र मात्र आचरण में निहित आदर्शों का अध्ययन है। इस प्रकार नीति शास्त्र मनुष्य के आचरण से संबंधित है, किंतु राजनीति विज्ञान राज्य के आचरण से संबंधित है। फिर भी इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। इसका कारण यह है कि हम राजनीतिक कार्यों में औचित्य का निश्चय नीति शास्त्र की मान्यताओं के आधार पर करते हैं। फोय का कथन है, कोई बात नैतिक दृष्टि से गलत है तो वह राजनीतिक दृष्टि से भी सही नहीं हो सकती है। इन दोनों विषय की घनिष्ठता को अभिव्यक्त करते हुए गांधी जी ने कहा है कि धर्महीन राजनीति नहीं है। धर्महीन राजनीति मृत्युजाल है, क्योंकि वह आत्मा के पतन का कारण बनती है। किंतु मैकियावेली जैसे विचारकों का विश्वास है कि राजनीति और नैतिकता में न तो कोई अंतर संबंध है और न ही होना चाहिए। संक्षेप में दोनों विषयों की पारस्परिक प्रभावशीलता को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, नीति शास्त्र का राजनीति विज्ञान पर प्रभाव। नीति शास्त्र ने राजनीति विज्ञान को निम्न रूप से प्रभावित किया है। राजनीति विज्ञान नीति शास्त्र का अनुसरण करता है। हमेशा से ही राजनीति विज्ञानियों का विचार रहा है कि राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र का अनुसरण करना चाहिए। प्लेटो का विचार था कि राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है और नागरिक को सद्गुणी भी होना चाहिए। अपने राज्य का उद्देश्य नैतिक मूल्यों की प्राप्ति होना चाहिए। इस प्रकार अरस्तु का विचार है कि राज्य सद्जीवन की प्राप्ति के लिए मौजूद है। लॉर्ड एक्टन का विचार है कि राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का अनुसरण करना चाहिए और यदि वह नीति शास्त्र के विमुख होती है तो स्वयं महत्वहीन हो जाते हैं। मोंटेस्क्यू ने कहा है कि यदि कोई ऐसा कार्य जो मेरे राष्ट्र के लिए हो किंतु यूरोप के लिए हानिकारक अथवा यूरोप के लिए तो लाभदायक हो किंतु मानव को हानि पहुंचाने वाला हो तो मैं ऐसे कार्य को अपराध समझूंगा। गांधी जी इसे भारत की मानव जाति सेवा के लिए आवश्यक मानते थे। राजनीति विज्ञान का नीति शास्त्र पर प्रभाव। राजनीति विज्ञान ने नीति शास्त्र को निम्न प्रकार प्रभावित किया है। पहला, राजनीति विज्ञान नैतिक जीवन को संभव बनाता है। राज्य शांति, व्यवस्था व सुरक्षा की स्थापना करता है। अनैतिक व्यक्तियों के आचरण से नैतिक व्यक्तियों की रक्षा करता है। यदि राज्य इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न न करे
तो नैतिक जीवन भी संभव न हो। 2. राज्य वास्तविक नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। प्रत्येक समाज में अनेक कुरीतियाँ परंपरागत नैतिक मूल्यों के रूप में उपस्थित रहती हैं और ये समाज की प्रगति में बाधक होती हैं। राज्य इस प्रकार अवास्तविक नैतिक मान्यताओं को समाप्त करता है और उनके स्थान पर वास्तविक व विवेक सम्मत नैतिक मूल्यों को कानून की मदद से स्थापित करता है। उदाहरण, भारत में छुआछूत की अवास्तविक नैतिक मान्यता के स्थान पर राज्य में कानूनों द्वारा सामाजिक समता के विवेक संगत नैतिक मूल्यों की स्थापना की है। आगे बढ़ते हैं। इकाई 4, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, जो कि 15 नंबर की इकाई है, तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रचलित दलीय प्रणाली का नाम लिखिए। उत्तर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत बहुदलीय राजनीतिक दलीय प्रणाली है, जिसमें जितने नेता उतने राजनीतिक दल हैं। जब किसी देश में 2 से अधिक राजनीतिक दल प्रभावशाली हो, उसे बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। प्रश्न 2, राजनीतिक दल के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। उत्तर, जनमत का निर्माण करना, दूसरा राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। प्रश्न 3, राजनीतिक दलों को राजनीतिक शिक्षा के वाहक क्यों कहा जाता है? उत्तर, राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं के संबंध में प्रत्येक दल द्वारा पक्ष एवं विपक्ष में विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। निर्वाचनों में जनसभाएं आयोजित की जाती हैं। इससे लोगों में राजनीतिक शिक्षा का प्रसार होता है। इसलिए राजनीतिक दलों को राजनीतिक शिक्षा के वाहक कहा जाता है। प्रश्न 4, द्विदलीय व्यवस्था के कोई 2 गुण बताइए। उत्तर, पहला, द्विदलीय प्रणाली में मंत्रिमंडल एक ही राजनीतिक दल से होता है। उसे व्यवस्थापिका में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। अतः सरकार सुदृढ़, स्थायी एवं जन कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करती है। 2, द्विदलीय प्रणाली में विपक्षी दल प्रायः एक ही होने के कारण शक्तिशाली एवं संगठित होता है। वह शासन के अनुचित कार्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित कर लेता है। प्रश्न 5, बहुदलीय प्रणाली के फायदे क्या है, या बहुदलीय प्रणाली के क्या फायदे हैं? उत्तर, मतदाताओं के सम्मुख अधिक विकल्प होते हैं कि अगर बहुदल होगा तो मतदाता जो भी मतदान करेंगे उनके पास अधिक विकल्प होंगे। राष्ट्र 2 विरोधी गुटों में नहीं बंटता है। 3, व्यवस्थापिका में विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व स्थापित होता है। 4, मंत्रिमंडल की तानाशाही पर अंकुश स्थापित हो जाता है। प्रश्न 6, राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हम लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के प्रश्न संख्या 2 में अध्ययन करेंगे। प्रश्न 7, दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। इसका अध्ययन हम प्रश्न संख्या 5 में करेंगे। लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, राजनीतिक दल का अर्थ, कार्यों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? अथवा राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए तथा राजनीतिक दलों व दबाव समूहों में अंतर बताइए। उत्तर, राजनीतिक दल व दबाव समूह में अंतर के अध्ययन के लिए
प्रश्न संख्या 2 का अवलोकन करें। प्रजातंत्र में शासन व्यवस्था के 2 मुख्य स्रोत होते हैं, संविधान और संविधानेतर। दोनों भिन्न हैं क्योंकि एक दूसरे के भिन्न हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। यदि संविधान शासन को ढांचा प्रदान करता है तो संविधानेतर अंग उसके मति प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल ऐसे पहलू हैं जो प्रजातंत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों की भूमिका। राजनीतिक दल जनता की भावनाओं के निर्धारण तथा अभिव्यक्तिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल प्रशासनिक चेतना के केंद्र हैं और वे पुल हैं जो शासन की इकाइयों में साम्य स्थापित करने में समर्थ है। प्रोफेसर मेरियम ने राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करते हुए लिखा है कि राजनीतिक दलों का कार्य पदाधिकारियों का चुनाव करना, लोकतंत्र का निर्धारण करना, शासन का संचालन अथवा उसकी रचनात्मक आलोचना करना, राजनीतिक प्रचार और शिक्षण तथा व्यक्ति एवं सरकार के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने में सहायता देना है। पहला, जनमत का निर्माण करना। समाज के विभिन्न एवं परस्पर विरोधी विचार को दलों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। वे बिखरे एवं अस्पष्ट विचारधाराओं को स्पष्ट एवं व्यवस्थित करते हैं, साथ ही जनमत में योगदान देते हैं। सामाजिक जीवन की विभिन्न उलझी हुई समस्याओं में से प्रमुख समस्याएं वे जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, राजनीतिक शिक्षा। राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। लोवेल के अनुसार दल विचारों के दलाल हैं। विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं के संबंध में प्रत्येक दल द्वारा पक्ष एवं विपक्ष में विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। निर्वाचनों में जनसभाएं आयोजित की जाती है। इससे लोगों में राजनीतिक शिक्षा का प्रसार होता है। जनता सदैव सजग एवं जागरूक रहती है। 3, निर्वाचनों में सहायता। राजनीतिक दलों के कारण मतदाताओं को मतदान में काफ़ी सुविधा रहती है। निर्वाचनों में दलों द्वारा अपने प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं, उसके पक्ष में प्रचार करते हैं तथा आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। शासन सत्ता पर अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। वस्तुतः लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों के बिना चुनाव लड़ना एवं विजय प्राप्त करना कठिन कार्य है। 4, शासन का संचालन। राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। संसदीय एवं अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों में सरकार का निर्माण तथा शासन व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के आधार पर ही किया जाता है। 5, सरकार पर नियंत्रण। विपक्षी दलों का उद्देश्य सरकारी नीतियों की आलोचना करके जनमत को अपने पक्ष में करना होता है। विपक्ष के कार्यकलापों से जनता को यह ज्ञात होता है कि शासन नीति की रूपरेखा क्या है। जब जनता शासन की वैकल्पिक नीति का समर्थन देने लगती है तब विरोधी दल शासन की बागडोर संभालने में सक्षम हो जाता है। 6, सरकार एवं जनता के मध्य कड़ी। सत्तारूढ़ दल और विरोधी दलों का संपर्क जनता से निरंतर बना रहता है। विरोधी दल जनता की समस्याओं और मांगों को सरकार के सामने रखते हैं। एक राजनीतिक दल का मुख्य कार्य है कि वह विचारों का आदान प्रदान एवं संपर्क का रास्ता खुला रखे। इस प्रकार सरकार सार्वजनिक कल्याण के लिए एवं लोकमत के अनुसार चलती है। 7, शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य। राजनीतिक दल शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में
व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में दलीय अनुशासन एवं कार्यक्रम के फलस्वरूप अभिन्न संबंध बना रहता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शासन के विभिन्न अंगों में पृथक्करण के कारण राजनीतिक दल ही शासन संचालन के कार्य को सुगम बनाते हैं। दल व्यवस्था के कारण ही संवैधानिक कठोरता वांछित लचीलेपन में बदल जाती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का महत्व। राजनीतिक दल जनतांत्रिक सरकार की कार्यकारिता के लिए अपरिहार्य है। एडमंड-बर्क के अनुसार दलीय प्रणाली चाहे पूर्ण रूप से भले के लिए हो अथवा बुरे के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित को व्यवस्थित एवं तर्कपूर्ण नीति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसके पक्ष में लोकमत का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली को मूर्त रूप प्रदान करते हैं और शासन के संचालन के साथ ही उसकी निरंकुशता को नियंत्रित करते हैं और लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं, अधिकारों एवं मूल्यों की रक्षा करते हैं। मैकाइवर के अनुसार दलीय संगठन के बिना किसी सिद्धांत का व्यवस्थित एवं एकीकृत प्रकाशन नहीं हो सकता। किसी भी नीति का क्रमबद्ध विकास नहीं हो सकता है। संसदीय चुनावों की वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं हो सकती और न किसी ऐसी मान्य संस्थाओं की व्यवस्था हो सकती है जिनके द्वारा कोई भी दल शांति स्थापित करता है और उसे स्थिर रखता है। शासन व्यवस्था चाहे संसदात्मक हो अथवा अध्यक्षात्मक, राजनीतिक दलों के अभाव में सरकार का कुशल संचालन करना संभव नहीं है। विरोधी दलों के रूप में भी दलों का बहुत महत्व है, क्योंकि विरोधी दल ही सरकार की नीतियों तथा उसके कार्यों पर नियंत्रण रखता है और उसे निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी बनने से रोकता है। इस प्रकार राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रतिनिधि सरकार सफलता के साथ चल सकती है। एक स्वस्थ एवं जागरूक राजनीतिक वातावरण केवल राजनीतिक दल ही कायम कर सकते हैं। राजनीतिक दल जनमत निर्माण में सहायक होते हैं। वस्तुतः लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और लोकमत का निर्माण मुख्य रूप से राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। दलों के अपने निश्चित सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर ही मतदाता उनके उम्मीदवारों को चुनावों में परास्त या विजयी बनाते हैं। राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करके न केवल सरकार का निर्माण करते हैं, अपितु राजनीतिक दल विरोधी पक्ष की भूमिका निर्वाह करके सरकार के अनुचित एवं स्वेच्छाधारी कार्यों पर अंकुश भी लगाते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल आधुनिक राज व्यवस्था एवं शासन प्रणाली का अनिवार्य अंग है। प्रश्न 2, राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए। इसके प्रमुख लक्षण क्या है? अथवा राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह की तुलना कीजिए। उत्तर, राजनीतिक दलों के बिना लोकतांत्रिक सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के साधन एवं आधारशिलाएं हैं। राजनीतिक दल नागरिकों का ऐसा संगठित समूह है जो सार्वजनिक प्रश्नों के विषय में समान विचार रखते हैं और राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए अपनी कल्पित नीति को विस्तार देने के लिए राजनीतिक नियंत्रण को हस्तगत करना चाहता है। इस प्रकार राजनीतिक दल व्यक्तियों के किसी भी समूह को जो समान राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। विचारकों ने राजनीतिक दल को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ विचारकों ने विचार निम्न प्रकार हैं। परिभाषाएं। मैकाइवर के अनुसार राजनीतिक दल वह समुदाय है
जो कुछ सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया गया हो और जो संवैधानिक उपायों से सिद्धांत या नीति को शासन का आधार बनाने का प्रयत्न करता हो। लीकोक के अनुसार राजनीतिक दल संगठित नागरिकों के उस समुदाय को कहते हैं जो एकत्र होकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। उनके विचार सार्वजनिक प्रश्नों पर एक जैसे होते हैं और एक समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। गिलक्राइट्स के अनुसार राजनीतिक दल संगठित नागरिकों के उस समुदाय को कहते हैं जो एकत्र होकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। उनके विचार सार्वजनिक प्रश्नों पर एक जैसे होते हैं और एक समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। गिलक्राइट्स के अनुसार यह एक राजनीतिक दल उन नागरिकों का एक समूह है जिसके राजनीतिक विचार एक समान होते हैं तथा जो एक राजनीतिक इकाई की तरह हर काम करके सरकार पर नियंत्रण करने की चेष्टा करते हैं। केटेल के शब्दों में राजनीतिक दल नागरिकों का वह समुदाय है जो एक सार्वजनिक इकाई के रूप में कार्य करता है और अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार को नियंत्रण करना तथा अपनी सामान्य नीति की पूर्ति करना चाहता है। एडमंड बर्क के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी सिद्धांत के आधार पर जिस पर वे एक मत हो अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए एकता में बंधे हों। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर राजनीतिक दल के निम्न लक्षण परिलक्षित होते हैं। राजनीतिक दल के प्रमुख लक्षण: आधारभूत सिद्धांतों पर राजनीतिक दल के सदस्यों में मतैक्य होना, उद्देश्य प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक साधनों पर बल देना, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्वाचन में भाग लेना, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करके अपने सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देना, राष्ट्रीय हितों की उन्नति की चेष्टा करना। इस प्रकार राजनीतिक दल नागरिकों का एक ऐसा राजनीतिक संगठन होता है जिसमें वैचारिक एकता पाई जाती है। इसका उद्देश्य शासन सत्ता पर अधिकार प्राप्त करके अपनी विचारधारा के अनुसार शासन कार्य करना होता है। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य: राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में निम्न अंतर किया जा सकता है। पहला, संगठन का अंतर। राजनीतिक दल अनिवार्य रूप से औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, किंतु दबाव समूह औपचारिक रूप से संगठित या असंगठित दोनों में से किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। 2. आकार तथा सदस्यता का अंतर। राजनीतिक दल आकार एवं संगठन की दृष्टि से बड़े होते हैं। लाखों तथा करोड़ों लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। दबाव समूह वर्ग विशेष के हितों से संबंधित होने के कारण आकार तथा सदस्यता की दृष्टि से छोटे संगठन होते हैं। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति एक समय में अनेक दबाव समूहों का सदस्य बन सकता है, लेकिन वह एक समय में एक से अधिक राजनीतिक दलों का सदस्य नहीं बन सकता है। लक्ष्य का अंतर। राजनीतिक दल का उद्देश्य निर्वाचन में भाग लेकर बहुमत प्राप्त करना तथा शासन सत्ता पर अपना अधिकार कायम करना होता है। इसके विपरीत दबाव समूह का लक्ष्य शासन के ढांचे से बाहर रहकर कानून निर्माण तथा शासन की नीतियों तथा कार्यों को प्रभावित करना होता है। दबाव समूह लक्ष्य प्राप्ति के लिए उचित अनुचित सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। चौथा, कार्यक्षेत्र का अंतर। राजनीतिक दल का संबंध राष्ट्रीय हित की सभी समस्याओं से होने के कारण उनका कार्यक्षेत्र व्यापक होता है, किंतु दबाव समूह का कार्यक्षेत्र संकुचित होता है। उसका संबंध वर्ग विशेष के हितों से संबंधित समस्याओं के समाधान से होता है। 5.
साधनों का अंतर। राजनीतिक दल शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, किंतु दबाव समूह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संवैधानिक तथा असंवैधानिक सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। 6. प्रकृति का अंतर। राजनीतिक दल प्रायः सदैव सक्रिय रहते हैं, किंतु दबाव समूह अपने हितों से संबंध अवसरों पर ही सक्रिय होते हैं। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह एक दूसरे के पूरक हैं। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में भिन्नता के बाद भी वे परस्पर प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के सहायक एवं पूरक होते हैं। जहाँ दबाव समूह विशेष हितों की रक्षा कर समाज की सेवा करते हैं, वहाँ राजनीतिक दल सार्वजनिक हितों पर विशेष बल देकर सार्वजनिक हितों के साथ समन्वित करने का प्रयास करता है। दबाव समूह राजनीतिक मांगों को स्पष्ट और संयुक्त करते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों को विशेष हितों की उपेक्षा करने से रोकते हैं और उन्हें समायोजन की नीति अपनाने के लिए बाध्य करते हैं। वस्तुतः दलीय व्यवस्था की स्थिति मध्यस्थता की होती है। दबाव समूह और राजनीतिक दल अधिकाधिक नीति निर्माण अभिकरणों में मध्यम मार्ग अपनाते हैं, जहां दल व्यवस्था दबाव समूह के विघटनकारी और संकीर्ण हितों में सार्वजनिक हितों की रक्षा करते हैं, वहां वह भिन्न भिन्न हितों को संयुक्त करके उन्हें सार्वजनिक रूप देने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से दबाव समूह द्विमार्गीय संतुलन का कार्य करते हैं। एक, वे जनता की इच्छा को विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाकर उनके निर्णयों के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं, और दूसरी ओर वे प्रशासन की नीतियों और दृष्टिकोणों को जनता तक पहुंचाकर उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। 3. दबाव समूह का अर्थ एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उत्तर। दबाव समूह समाज के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक वर्ग अपने हितों की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए अपना समूह बना लेते हैं। जब ये समूह अपने हित की रक्षा एवं वृद्धि के लिए राज्य की विधायी एवं प्रशासनिक क्रिया को प्रभावित करते हैं तो उसे दबाव समूह कहा जाता है। दबाव समूह गैर राजनीतिक, गैर सरकारी, ऐच्छिक एवं औपचारिक रूप से संगठित होते हैं। ये सामान्य जनता के लिए अज्ञात संगठन भी होते हैं, किंतु राजनीतिक व्यवस्था के संचालन पर उनका अत्यधिक प्रभाव होता है। वर्तमान राजनीतिक युग की एक महत्वपूर्ण देन दबाव समूह का विकास है, जो लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में पाए जाते हैं। दबाव समूह विशिष्ट हितों से संबंधित व्यक्तियों के ऐसे समूह होते हैं जो विधायकों को प्रभावित करके अपने उद्देश्यों व हितों के पक्ष में समर्थन प्राप्त करते हैं। दबाव समूह की परिभाषाएं। ओडेगार्ड के अनुसार एक दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य एवं स्वार्थ हो और घटनाक्रम में विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयत्न करे कि उनके अपने हितों की रक्षा और वृद्धि हो सके। वीओकी के अनुसार दबाव समूह सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए बनाए गए निजी संगठन हैं। माइनर वीनर के अनुसार दबाव समूह स्वैच्छिक रूप से संगठित ऐसा समूह होता है जो प्रशासकीय ढांचे से बाहर हो और जो सरकारी अधिकारियों की नामौजूदगी तथा नियुक्ति, विधि निर्माण एवं सार्वजनिक नीति के क्रियान्वयन को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं। इस प्रकार दबाव समूह राजनीतिक दलों की भांति किसी कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नहीं करते, बल्कि किन्हीं विशेष समस्याओं या हितों से संबंधित होते हैं। ये पूर्णतः राजनीतिक संगठन नहीं होते और न ही चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। वे तो अपने समूह विशेष के लिए सरकारी नीतियों और राजनीतिक ढांचे को प्रभावित करते हैं।
राजनीतिक दल न होते हुए भी वे दलों की भांति शक्ति संगठन होते हैं जिनकी निजी सदस्यता, उद्देश्य, संगठन, एकता, प्रतिष्ठा और साधन होते हैं। दबाव समूह की विशेषताएं। दबाव समूह की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, सीमित उद्देश्य। दबाव समूह के लक्ष्य सीमित होते हैं। इनके उद्देश्य कभी भी सार्वजनिक हितों का कल्याण करने के लिए नहीं होते, अपितु अपने सदस्यों के कल्याण तक ही सीमित होते हैं। दूसरा, संगठित अथवा असंगठित दबाव समूह। संगठित अथवा असंगठित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जहां राजनीतिक दल के लिए संगठित होना आवश्यक है, वहां दबाव समूह के लिए आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए, जाति एक असंगठित दबाव समूह है, जबकि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक संगठित दबाव समूह है। 3, सीमित सदस्यता। दबाव समूह की सदस्यता केवल अपने वर्ग तक ही सीमित रहती है। उदाहरण के लिए, मजदूर संघ की सदस्यता केवल मजदूर ही प्राप्त कर सकते हैं, समाज का कोई अन्य वर्ग नहीं। चौथा, उचित अनुचित साधनों का प्रयोग। दबाव समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उचित अनुचित संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। दबाव समूह का एकमात्र उद्देश्य अपने समूह के निजी हितों की पूर्ति करना है। 5, राजनीति एवं प्रशासन में अप्रत्यक्ष भूमिका। सभी दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन होते हैं, किंतु देश के राजनीतिक ढांचे को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित अवश्य करते हैं। दबाव समूह चुनाव लड़कर राजनीतिक सत्ता नहीं हथियाना चाहते हैं। उनका लक्ष्य तो मंत्रियों, शासनाधिकारियों और विधायकों पर विभिन्न तरीकों से दबाव डालकर अपना कार्य करवाना है। 6, अनिश्चित कार्यकाल। दबाव समूह का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। किसी विशेष हित की पूर्ति के लिए गठित दबाव समूह उस हित की पूर्ति होते ही समाप्त हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं इकाई 6 की ओर। राजनीतिक व्यवस्था। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण की कोई 2 उपयोगिता बताइए। उत्तर, इसकी उपयोगिता निम्न प्रकार से स्पष्ट है। उत्तर, इसकी उपयोगिता निम्न प्रकार से स्पष्ट है। पहला, राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि भागों या उपभागों पर। दूसरा, यह उपागम परिवर्तनों के साथ विकास की दिशा व गति का भी संकेत देने में समर्थ है। प्रश्न 2, राजनीतिक व्यवस्था की प्रतिसंभरण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। उत्तर, प्रतिसंभरण पर्यावरण व राजनीतिक व्यवस्था के मध्य हो रही अंतःक्रिया ही प्रतिसंभरण प्रक्रिया कहलाती है। पर्यावरण व राजनीतिक व्यवस्था दोनों के मध्य हो रही आंतरिक क्रिया प्रतिसंभरण क्रिया कहलाती है। यह एक संप्रेषण प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था व सदस्यों के मध्य संप्रेषण कायम होता है। एक तरफ व्यवस्था द्वारा लिए गए निर्णय, नीतियों व उनके क्रियान्वयन का प्रभाव व सूचना पर्यावरण व जनता तक पहुंचती है और साथ ही दूसरी तरफ पर्यावरण व सदस्यों की प्रतिक्रिया व्यवस्था तक भी पहुंचती है। प्रश्न 3, राजनीतिक व्यवस्था के कोई 2 निर्गत कार्य बताइए। उत्तर, राजनीतिक व्यवस्था के 2 निर्गत कार्य निम्न प्रकार हैं। पहला, व्यवहार का नियमितीकरण करना। दूसरा, वस्तु, उपाधि, अवसरों का अधिकृत वितरण करना। प्रश्न 4, व्यवस्था सिद्धांत के उद्भव के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, व्यवस्था सिद्धांत के उद्भव के निम्न 2 कारण हैं। पहला, राजनीतिक यथार्थ पर बल दिया जाने लगा, जिससे राजनीतिक व्यवहार के आधार पर अध्ययन किया जा सके, जिससे क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों का उत्तर मिल सके। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीतिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं में जटिलता उत्पन्न होती गई,
अतः प्रचलित अवधारणाएं कानूनी व संस्थागत अर्थों में ही सीमित हो गए जो कि अध्ययन करने में सक्षम नहीं थे। प्रश्न 5, व्यवस्था सिद्धांत की किन्हीं दो कमियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, व्यवस्था सिद्धांत की निम्न दो कमियां इस प्रकार है। पहला, व्यवस्था सिद्धांत अनुदारवादी एवं यथास्थितिवादी है। दूसरा, यह सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था में होने वाली क्रांतिकारी परिवर्तन का स्पष्टीकरण देने में सक्षम नहीं है। लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, व्यवस्था सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अथवा डेविड स्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत कार्य क्या है। उत्तर, व्यवस्था सिद्धांत। व्यवस्था का अर्थ। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार व्यवस्था एक जटिल संपूर्णता भौतिक व अभौतिक तत्वों की सावयवी इकाई, भागों या तत्वों का संबंधित समुच्चय है। व्यवस्था के केंद्रीय तत्व संबद्धता और संगठनात्मकता है। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के अनुसार व्यवस्था में वस्तुओं और समूहों का ऐसा विचार सविहित है जो विशिष्ट संरचनात्मक संस्कधों और निश्चित प्रक्रियाओं के आधार पर एक दूसरे के साथ अंतः क्रियाशील और संबंधित रहती है। व्यवस्था में 3 गुण पाए जाते हैं। पहला, व्यवस्था अंतः क्रियाओं या तत्वों का समुच्चय है। एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया या तत्व पर होता है जिससे उनमें परिवर्तन होता है और पूरी व्यवस्था इससे प्रभावित होती है। अंतः संबंधित क्रियाओं या तत्वों की एक सीमा होती है जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होती है और एक निश्चित बिंदु पर समाप्त होती है जहां से दूसरी व्यवस्था प्रारंभ होती है। 3, प्रत्येक व्यवस्था एक पर्यावरण के अंतर्गत कार्य करती है। डेविड स्टन, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत। डेविड स्टन ने 1935 में प्रकाशित पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया है। 1956 ईस्वी में ए फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस में उन अवधारणाओं को प्रस्तुत किया जिसके आधार पर सिद्धांत का निर्माण किया जा सके। राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ। स्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। यह वितरण या आवंटन अंतः क्रियाओं के ऐसे समूह द्वारा होता है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत में बदला जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में सदस्यों के मध्य मूल्यों, हितों, लक्ष्यों, वस्तु की मूल्यात्मक प्राथमिकता का आधिकारिक आवंटन किया जाता है। पर्यावरण। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के बाहर अन्य व्यवस्थाएं जैसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, जैविक आदि कार्य करती हैं। यह सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं जिसका प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ता है और राजनीतिक व्यवस्था भी इसे प्रभावित करती है। पर्यावरण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, अंतः सामाजिक पर्यावरण, दूसरा बाहरी सामाजिक पर्यावरण। निवेश। राजनीतिक व्यवस्था में पर्यावरण के प्रभाव के कारण निवेश उत्पन्न होते हैं। निवेश मांग के रूप में सामने आते हैं। मांग सदस्यों की वह आकांक्षाएं व अपेक्षाएं हैं जो राजनीतिक व्यवस्था से करते हैं। यह 4 प्रकार की होती है। पहला, वस्तुओं व सेवाओं की मांग। दूसरा, सामूहिक व्यवहार, बाजार, स्वास्थ्य आदि। 3, राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता। 4, सूचना व संप्रेषण। मांग व्यवस्था पर 2 प्रकार से दबाव उत्पन्न करती है। पहला, आयतनीय दबाव, जब व्यवस्था में मांगों की संख्या व्यवस्था की पूर्ति क्षमता से अधिक बढ़ जाती है। 2, मात्रात्मक दबाव, जब मांगों को पूरा करने का व्यवस्था के पास समय नहीं रहता है। समर्थन को स्टन ने निवेश का दूसरा पक्ष माना है। यह 4 प्रकार का होता है। पहला, भौतिक समर्थन, कर चुकाना। दूसरा, कानून व नियमों का पालन।
तीसरा, सहभागी समर्थन। चौथा, सार्वजनिक सत्ता का सम्मान करना। समर्थन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष और पूर्ण या आंशिक प्रकार के हो सकते हैं। समर्थन शासकों, सत्ता, मुख्य व्यवस्था व अधिकारियों के प्रति समुदाय की प्रतिक्रिया है। एक राजनीतिक व्यवस्था में समर्थन के 3 आधार हैं। पहला, राजनीतिक समुदाय, लोगों का वह समूह जो स्वेच्छा से व्यवस्था की समस्या समाधान प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। 2, शासन, संवैधानिक व्यवस्था जिस पर शासन संरचना आधारित है। 3, अधिकारी, व्यक्तियों का वह समूह जो शासन चलाते हैं तथा मूल्यों का आधिकारिक आवंटन करते हैं। मांगों का रूपांतरण। मांगों के रूपांतरण की प्रक्रिया उन तरीकों को कहा जाता है जिनके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में मांगों को स्वीकार, अस्वीकार या उनमें परिवर्तन किया जाता है। अतः मांगों पर नियंत्रण के निम्न उपाय हैं। पहला, द्वारबंदी। कुछ मांगे उठाने के बाद दरवाजे द्वारा, जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि जो दरवाजे का कार्य करते हैं, के द्वारा पर्यावरण से उत्पन्न मांगों की छंटनी की जाती है तथा निर्णय लिया जाता है कि किस मांग को पूरा करना है। कुछ मांगों को सामाजिक सांस्कृतिक आदर्शों के अनुकूल न होने के कारण अस्वीकृत कर दिया जाता है। 3, राजनीतिक व्यवस्था संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों से मांगों में बिखराव उत्पन्न करके उन्हें समाप्त कर देती है। चौथा, राजनीतिक व्यवस्था न्यूनीकरण प्रक्रिया द्वारा कई मांगों को एक सामान्य मांग या मुद्दों में बदल देते हैं और उसका समाधान करते हैं। अंततः राजनीतिक व्यवस्था में उत्पन्न होने वाली मांगों की संख्या अपनी क्षमता अनुसार कर लेती है जिसे वह पूरा कर सके। निर्गत उन कार्यों या निर्णयों को कहा जाता है जो राजनीतिक व्यवस्था मांगों का रूपांतरण करके लेती है। मांगों को पूरा करने के लिए निर्णय, नीतियां व कानूनों का निर्माण किया जाता है। निर्गत जन समुदाय समर्थित मांगों पर व्यवस्था का निर्णय है। यह पर्यावरण से उत्पन्न दबावों पर शासकों की प्रतिक्रिया है। ईस्टन का कहना है कि कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका द्वारा लिए गए निर्णय राजनीतिक निर्गत की श्रेणी में आते हैं क्योंकि वे औचित्यपूर्ण राजनीतिक सत्ताधारियों द्वारा लिए जाते हैं। निर्गत के निम्न 4 प्रकार हैं। पहला, वसूली निर्णय, कर आदि लेना। 2, व्यवहार का नियमितीकरण करना। 3, वस्तु, उपाधि, अवसरों का आधिकारिक आवंटन, वितरण करना। चौथा, प्रतीकात्मक निर्गत, नीति, वक्तव्य, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता आदि। प्रतिसंभरण पर्यावरण राजनीतिक व्यवस्था के मध्य हो रही अंतःक्रिया है। यह एक संप्रेषण प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था एवं सदस्यों के मध्य संप्रेषण कायम होता है। एक तरफ व्यवस्था द्वारा लिए गए निर्णय व नीतियों तथा उनके क्रियान्वयन का प्रभाव व सूचना पर्यावरण व जनता तक पहुंचती है और साथ ही दूसरी तरफ पर्यावरण व सदस्यों की प्रतिक्रिया व्यवस्था तक भी पहुंचती है। ईस्टन संतुलन की अवधारणा के विरुद्ध थे। उनका मत है कि यदि व्यवस्था की क्षमता मांगों को पूरा करने के लिए सक्षम है तो मांग, निवेश, पूर्ति, निर्गत, प्रतिसंभरण, पर्यावरण पुनः की मांग प्रक्रिया चलती रहेगी तथा राजनीतिक व्यवस्था में सातत्य बना रहेगा जो सभी पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकती है। आगे बढ़ते हैं इकाई 7 की ओर जिसका नाम है राजनीतिक विकास। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, राजनीतिक विकास से आप क्या समझते हैं? उत्तर, राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी राजनीतिक व्यवस्था में नए प्रकार के लक्ष्यों को निरंतर सफलतापूर्वक प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राजनीति व्यवस्था में नए प्रकार के लक्ष्य, उसके विकास को निरंतर सफलतापूर्वक प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है। अर्थात जो
चाहते हैं कि राजनीतिक लोग जो चाहते हैं कि राज्य में विकास हो, उसी को राजनीतिक विकास कहा जाता है। इस प्रक्रिया में एक राजनीतिक व्यवस्था की विविध परिवर्तनशील मांगों और संगठनों को आत्मसात करने की क्षमता सन्निहित होती है। पहले मांगे होती हैं, फिर उन मांगों को आत्मसात करने की क्षमता सन्निहित होती है। प्रश्न 2, आमंड और पोवेल द्वारा बताई गई राजनीतिक विकास की 2 विशेषताओं को बताइए। अब राजनीतिक विकास की विशेषताओं को देखेंगे। उत्तर, राजनीतिक विकास की निम्न 2 विशेषताएं हैं। पहला, भूमिकाओं का विभिन्नीकरण, उस प्रक्रिया से जिसमें व्यक्ति द्वारा समाज की राजनीतिक संगठनों की भूमिकाओं में विविधता आती है। दूसरा, उपव्यवस्था की स्वायत्तता। आमंड उपव्यवस्था में राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा जनसंचार को शामिल करता है। अतः सरकार की इन उपव्यवस्थाओं पर न्यूनतम नियंत्रण होता है। प्रश्न 3, राजनीतिक विकास की कोई 2 अभिकर्ता बताइए। उत्तर, राजनीतिक विकास के निम्न 2 अभिकर्ता है। पहला, क्रांतिकारी राजनीतिक नेता। ये नेता किसी संकट की स्थिति में सत्ता में आते हैं, जो अनेक समस्याओं के होने के बावजूद भी मध्यम मार्ग अपनाकर स्थिति को संतुलित करते हैं। दूसरा, राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों के माध्यम से राजनीतिक नेतृत्व का विकास किया जाता है। ये दल मतदान विस्तार कर राजनीतिक सहभागिता के अवसर प्रदान करते हैं। साम्यवादी व्यवस्था में साम्यवादी दल का प्रयोग जनता में साम्यवादी विचारों की प्रतिष्ठा तथा उन्हें साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप संगठित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक विकास में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 4, राजनीतिक विकास के साधन के रूप में राजनीतिक दल किस प्रकार कार्य करता है? इसका उत्तर हम आगे के प्रश्नों में देखेंगे। लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, राजनीतिक विकास की अवधारणा की समीक्षा कीजिए अथवा राजनीतिक विकास की विवेचना या व्याख्या कीजिए। उत्तर, राजनीतिक विकास की अवधारणा का समीक्षात्मक मूल्यांकन। राजनीतिक विकास की अवधारणा के विपक्ष और पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों को मुख्यतः निम्न शीर्षकों के अंतर्गत अभिव्यक्त किया जा सकता है। विपक्ष में तर्क। पहला, सिद्धांत निर्माण में कठिनाई। समाजशास्त्रों में विशेषकर तुलनात्मक राजनीति में सिद्धांत निर्माण न केवल कठिन है बल्कि जटिल भी है। सिद्धांत निर्माण में कठिनाई का मूल कारण यह है कि राजनीतिक व्यवस्था, संरचना और प्रक्रिया दोनों में जटिल है। 2, राजनीति की आत्मनिर्भरता को समाप्त करना। राजनीति को दूसरे चरों पर इतना अधिक निर्भर बना दिया गया है कि वे इसके विकास की अवस्थाओं को निर्धारित करने लगे हैं और कि यह जान पाना कठिन हो गया है कि किस चर का कितना प्रभाव है। कुछ चर तो आनुभविक परीक्षण में खरे नहीं उतरते। परिणाम स्वरूप राजनीतिक चर अपना स्वतंत्र अस्तित्व और भूमिका खो बैठा है। 3, एक समान मॉडल का अभाव। समग्र अनुसंधान किसी ऐसे स्वीकृत मॉडल को पेश नहीं कर सका जिसे सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं पर समान रूप से लागू किया जा सके। यह अनुसंधान न तो उदारवादियों को संतुष्ट कर सका है, न ही मार्क्सवादियों को, तथा न ही मिश्रित विचार रखने वालों को संतुष्ट कर पाया है। वस्तुतः यह विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं को सही प्रकार से समझ नहीं सका। 4, स्थिरता का अभाव। राजनीतिक विकास के कुछ प्रतिपादकों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि विकास आगे बढ़ने की अवस्था है, जबकि हंटिंगटन और डिक्स जैसे विद्वानों का मत है कि यह केवल आगे बढ़ने की अवस्था नहीं बल्कि इसका ह्रास भी हो सकता है। उदाहरण, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में
प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के विकास के स्थान पर उनका ह्रास हुआ है। पक्ष में तर्क। उपयुक्त कमियों के बावजूद भी आमंड और पावेल जैसे विद्वानों ने राजनीतिक विकास की अवधारणा की उपयोगिता की निम्न प्रकार व्याख्या की है। पहला, इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्थाओं के विवेचन, तुलना, स्पष्टीकरण और उनके बारे में भविष्यवाणियां करने के आधार स्थापित करने में सहायता प्राप्त हुई। 2, राजनीतिक व्यवस्थाओं के राजनीतिक अतीत के आधार पर वर्गीकरण और तुलना को संभव बनाया। इससे भविष्य की समस्याओं के समाधान ढूंढने में सहायता मिलती है। इसने राजनीतिक व्यवस्थाओं के अर्थपूर्ण मानदंडों के आधार पर तुलना को संभव बनाया है। 4, इसने राजनीतिक व्यवस्था के सामान्यीकरण में सहायता प्रदान की है। 5, इसने व्यवहारवादी अध्ययन और क्षेत्रीय अध्ययनों में तालमेल बैठाने का प्रयास किया है, जिससे एक दूसरे के परिणाम स्पष्ट हो जाते हैं। इसने तीसरे विश्व के देशों को राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन पर बल देकर आनुभविक शोध के क्षेत्र को व्यापक बनाया है। 7, इसने भिन्न भिन्न समाजशास्त्रों के विद्वानों को एक दूसरे के निकट ला दिया है। इससे तुलनात्मक राजनीतिक का क्षेत्र व्यापक बना है और उसे नए आयाम, नए क्षेत्र, नई प्रविधियों और परिप्रेक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 2, राजनीतिक विकास की अवधारणा के बारे में हंटिंगटन के विचार बताइए। उत्तर, राजनीतिक विकास की अवधारणा। सैमुअल हंटिंगटन के विचार। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास संबंधी अपने विचारों का विवेचन राजनीतिक विकास और राजनीतिक ह्रास के शीर्षक के अंतर्गत लिखे गए एक निबंध में किया है। निबंध के शीर्षक से स्पष्ट है कि हंटिंगटन राजनीतिक विकास को एक मार्गीय प्रक्रिया नहीं मानता, बल्कि उसका मानना है कि यह प्रक्रिया प्रतिवर्ती भी हो सकती है, अर्थात राजनीतिक विकास आगे की ओर बढ़ने के स्थान पर वह पीछे पलट सकता है, अर्थात उसका ह्रास भी हो सकता है। हंटिंगटन के विवेचन की दूसरी विशेषता यह है कि वह राजनीतिक विकास के पतन को रोकने के लिए संस्थायीकरण पर जोर देता है। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास की 3 अवस्थाओं की चर्चा की है। ये निम्न है। पहला, सत्ता की बुद्धि संगतता अथवा केंद्रीकरण। इसमें राजनीतिक व्यवस्था में अनेक स्थानीय सत्ताओं के स्थान पर एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना की जाती है। 2, विभिन्नीकरण। इसमें राजनीतिक कार्यों का विभिन्नीकरण किया जाता है और नए कार्यों के निष्पादन के लिए विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। 3, बढ़ती हुई सहभागिता। इसमें समाज के समूह, उपसमूह व व्यक्ति सत्ता में सक्रिय भाग लेते हैं। यह समूहों और व्यक्तियों को सत्ता में भागीदार बनाने वाली अवस्था है। राजनीतिक ह्रास का कारण। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास की अवस्थाओं की व्याख्या करते हुए उनके क्रमबद्ध विकास पर अत्यधिक बल दिया है। यदि अवस्थाएं एक दूसरे के ऊपर नीचे अथवा एक साथ विकसित होती है तो उस विकास का ह्रास होता है। हंटिंगटन का मानना है कि तीसरी दुनिया में अनेक देशों में राजनीति के ह्रास का यही मुख्य कारण है, अर्थात राजनीतिक विकास आगे बढ़ने के स्थान पर उल्टा पलटा या पीछे की ओर मुड़ा है। राजनीतिक विकास की अवस्थाएं अनुक्रम में प्रचलित नहीं हुई और अन्य अनेक तत्वों और चरों में ऐसा नहीं होने दिया। राजनीतिक विकास प्रक्रिया को हाथ से रोकने के उपाय निम्न प्रकार हैं। संगठनात्मक प्रक्रिया को धीमा करना, अर्थात सत्ता के केंद्रीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर दिया जाए। परिसर से केंद्र की ओर आने की प्रक्रिया तभी हो जब व्यक्ति उसके साथ पूर्ण रूप से आत्मसात हो जाए। संस्थाओं का निर्माण, अर्थात राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को संस्थाओं के निर्माण द्वारा किया जाए। प्रश्न 3, राजनीतिक विकास के विभिन्न वाहकों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। उत्तर, राजनीतिक विकास के वाहक अथवा साधन अथवा अभिकर्ता।
निम्नलिखित अभिकरण या साधन राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में मुख्य रूप से भाग लेते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, क्रांतिकारी नेता। क्रांतिकारी नेता किसी संकट काल में सत्ता में आते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें विकास की दृढ़ तथा चिरस्थायी नीतियां तुरंत लागू करने की आवश्यकता होती है। उन्हें संभवतः राष्ट्रीय एकता की स्थापना करने की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। क्रांतिकारी नेताओं में कुछ विशिष्ट गुणों का होना आवश्यक है। यदि उनका व्यक्तित्व अत्यधिक प्रभावशाली है तो ये अवश्य ही सफल होंगे। ऐसे नेताओं को मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। 2, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। राजनीतिक दलों के माध्यम से राजनीतिक नेतृत्व का विकास किया जाता है। राजनीतिक दलों का महत्व प्रजातांत्रिक व्यवस्था तथा अवस्था दोनों में ही स्वयं सिद्ध है। लोकतांत्रिक पद्धति में राजनीतिक दल मतदान विस्तार कर राजनीतिक सहभागिता के अवसर प्रदान करते हैं। 3, सेना। जब विशिष्ट वर्ग और राजनीतिक दल राजनीतिक विकास को नेतृत्व प्रदान करने में असफल होते हैं तो विकासशील देशों के सामने केवल एक विकल्प रह जाता है कि सेना समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले ले। सेना के हस्तक्षेप से राजनीतिक विकास की प्रक्रिया तेज हो जाती है। किसी भी राष्ट्र के विकास की प्रारंभिक अवस्था में सेना सर्वाधिक आधुनिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। सेना का उद्देश्य राजनीतिक तंत्र को अधिक कार्यकुशल तथा आधुनिक बनाना होता है। विकासशील देशों के शासन को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य सेना द्वारा किया जाता है। 4, आधुनिक नौकरशाही। आधुनिक नौकरशाही द्वारा ही राजनीतिक विकास में परिवर्तन की भूमिका अदा की जाती है। नौकरशाही शासन को स्थिरता प्रदान करती है, परंपरागत समाज को आधुनिक परिवेश में लाने का प्रयत्न करती है और कुशल नीतियों के माध्यम से राजनीतिक विकास का पथ प्रशस्त करती है। 5, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। राष्ट्रीयता की भावना के विकास और एक राष्ट्रीय राज्य के निर्माण से भी राजनीतिक विकास होता है। 6, राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि। राजनीतिक सहभागिता में अभिवृद्धि से भी राजनीतिक विकास होता है। विकासशील देशों में जन सहभागिता पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। जन सहभागिता के आधार पर देश में नागरिकता की स्थिति का पता लगाया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसमें सुधार की पूरी कोशिश कर सकूं। थैंक यू गाइस।